आज जो मैं बात करने वाला हूं प्रिकॉशन फॉर द वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सफदरी ऐप सेंटर। आज जो मैं बात करने वाला हूं प्रिकॉशन फॉर द वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। कई बार आप ये नोटिस करते होंगे कि आपका बच्चा झूला झूल रहा है, आपका बच्चा स्विंग बहुत करना पसंद कर रहा है, आपका बच्चा लाइटें बहुत देखना पसंद कर रहा है, आपका बच्चा लाइन से बहुत चीजें लगाना पसंद करता है, आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करना पसंद करता है, आपका बच्चा टॉय देखना बहुत पसंद करता है, जो घूमने वाले टॉय होते हैं या मूवमेंट वाले टॉय होते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम ऐसा कौन सा प्रिकॉशन रखें कि इन सब चीजों से बच्चा अलग हटे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन सा प्रिकॉशन रखें जिस बेसिस पे हमारे बच्चे में अच्छा रिजल्ट आ पाए। देखिए, प्रिकॉशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आज इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिकॉशन के बारे में जब हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेडिसिन तो देते हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं रखते। सपोज दैट आप कोई मेडिसिन लेते, जैसे फीवर आया आपको और आपने कुछ मेडिसिन लिया और मेडिसिन के साथ कुछ प्रिकॉशन डॉक्टर ने बताया था कि ये नहीं खाना है, ये नहीं, ऐसे नहीं सोना है, या ठंडे पानी से नहीं नहाना, या दही नहीं खाना, आपको दूध नहीं पीना, और आप वो चीज करे जा रहे मेडिसिन लेने के बाद, तो क्या होगा, आपके बच्चे में वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, वो फीवर में वो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जब हम वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे के ऊपर काम करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। अब आपने ये प्रिकॉशन नहीं रखा तो आपके बच्चे में रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हो, ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो, और ट्रीटमेंट अप्लाई करने के साथ साथ इंटरवेंशन अप्लाई करने के साथ साथ उसके प्रिकॉशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले थोड़ा सा वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन को मैं समझा देता हूं ताकि आपको इजी रहे कि प्रिकॉशन रखा क्यों जा रहा है। जब आपका बच्चा मोबाइल टीवी देख रहा था, जब आपका बच्चा मोबाइल टीवी देख रहा था तो होता क्या था कि आपका बच्चा एक ही तरह का इंफॉर्मेशन लेके रखता था, एक ही तरह का इंफॉर्मेशन लेके चल रहा था। जैसे राइमिंग बहुत सुनता था, कोकोमेलन बहुत सुनता था, या कोई अल्फाबेट बहुत देखता था, या कोई भी स्टोरी बहुत देखता था बच्चा। तो एक ही तरीके जब चीजें चल रही होती है बच्चे के साथ, तो बच्चे की जो मेमोरी बन चुकी होती है वो मोबाइल टीवी एक्सपोजर की बन चुकी होती है, यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके, यानी मेमोरी में उसके बहुत इंफॉर्मेशन आ चुके होते हैं जो मोबाइल और टीवी से रिलेटेड है। अब जब बच्चा मोबाइल टीवी से हटता है, यानी कि आपको पता लगता है कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा, बच्चा लाइन से लगा रहा है, बच्चा नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा, बच्चा कमांड नहीं ले रहा, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, बच्चे के साथ सेंसरी इशू चलने लग गया है, तब आप मोबाइल हटाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल हटाते ही आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे ही थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आप खुश हो जाते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा रिजल्ट दे रहा है, कहीं मेरा बच्चा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो मोबाइल हटाने की वजह से, वो ना कि आपके फोकस करने की वजह से, क्योंकि मोबाइल हटाते एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है, जो बाकी के जो न्यूरॉन होते हैं वो भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलके एक स्किल सेट बनाते हैं। तो आपके बच्चे का जो इंफॉर्मेशन मिला वो मोबाइल टीवी का था, तो उसका एक स्किल सेट बन गया मोबाइल टीवी का एक्सपोजर। लेकिन उसको ना सोशल में निकला, ना प्ले में निकला, ना कम्युनिकेशन किया, ना अंडरस्टैंडिंग का यूज किया, ना वो बच्चा स्पीच अच्छी रही बच्चे की, या बच्चा कहीं घूमने गया, या बच्चे के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं हुआ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं हुआ तो उसके जो सोशल स्किल्स है, प्ले स्किल है, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स है, या सेंसरी है, सेंसरी अवेयरनेस स्किल्स है, सेंसरी रीजनिंग स्किल्स है, या इमेजिनेशन स्किल्स है, कॉपिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, जितने सारे स्किल्स होते हैं उन सबका यूज बच्चे ने किया ही नहीं। अब जब नहीं किया बच्चे ने उन पर्टिकुलर स्किल्स का, तो उनके पास तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो वो यूज क्या करेगा। तो जो उसके बाकी के जो न्यूरॉन है वो स्लो प्रोसेस कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत इंग्लिश में अच्छे हो, लेकिन एकदम से मैं हिस्ट्री की बुक दे दूं, मैं बोलूं कि ये पढ़ो अब, तो आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फिर से आप स्टार्ट करेंगे कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। आप 6th क्लास का चैप्टर उठाने की कोशिश करेंगे, आप 5th क्लास का चैप्टर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आप 12th की तरफ आएंगे, फिर ग्रेजुएशन की तरफ आएंगे, फिर PhD की तरफ आएंगे। ऐसे करके आप अपना लेवल बढ़ाएंगे। सेम कंडीशन बच्चे के साथ है। अगर बच्चे के साथ मोबाइल एक्सपोजर हुआ है तो सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या बैठा रखा है, मोबाइल और टीवी। मेमोरी में क्या ले रखा है, मोबाइल और टीवी का एक्सपोजर। अब जब कुछ नए स्किल्स का बच्चा यूज करने जाता है तो वो फिर से फर्स्ट लेवल पे आ जाता है, यानी कि 1 साल के बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है, 1 साल के बच्चे की तरह सीखने लग जाता है, फिर 2 साल का सीखता है, फिर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल, ऐसे जो एज है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स वो नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चे के किस स्किल्स में क्या लेवल चल रहा है। ये सब मैंने बहुत बार बात की है और आप मेरे वर्चुअल ऑटिज्म वाली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ प्रिकॉशन कौन से रखने। जब आपने ये सिनारियो समझ लिया कि सबकॉन्शियस ब्रेन में उसको मोबाइल टीवी चल रहा है, यानी कि जो उसने मोबाइल में देखा, जो टीवी में देखा, क्या देखा, कलर देखा, क्या देखा, मूवमेंट देखा, क्या देखा, राइमिंग देखा, वो सॉन्ग सुना, वो जो
चीजें देखा ना, उसी चीज को वो होल्ड कर लिया क्योंकि वो रिपीटेटिवली उसको मिलते रहा। अब हमें क्या प्रिकॉशन रखना है उसको समझ लेते हैं। पहली बात, मेडिसिन नहीं देनी। आपको किसी भी तरह की मेडिसिन बच्चे के साथ नहीं देनी। कई पेरेंट्स ये करते हैं कि हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन कुछ नहीं होती है। पहली बात, आपके बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे में या ऑटिज्म बच्चों में भी एडीएचडी छोड़कर आपके वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म बच्चों में हाइपर सेंसिटिव, हाइपोसेंसिटिव या सेंसरी सीकिंग, इन तीनों को लेकर प्रॉब्लम या सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन या सेंसरी डिस्प्रैक्सिया, ये 4 चीजें होती है जो कि दिक्कत देखने को मिलती है हमें। अब आपका बच्चा जो भी बिहेव करेगा ना, या जो भी सेंसरी का जो लेके प्रॉब्लम आपको लगता है कि सेंसरी इशू चल रहा है या हाइपर एक्टिव हो रहा है, वो कुछ नहीं है। वो बच्चा सेंसिटिव हो रहा है कहीं ना कहीं, या हाइपो सेंसिटिव होगा या हाइपर सेंसिटिव होगा या सेंसरी सीकिंग की तरफ जा रहा होगा या सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बच्चे के पास, या सेंसरी डिस्प्रैक्सिया नहीं होगा, जिस वजह से आपका बच्चा हाइपर एक्टिव दिख रहा होता है। अब आपका बच्चा हाइपर एक्टिव दिख रहा है, कॉज क्या है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हम मेडिसिन दे रहे हैं कि उसके न्यूरॉन अच्छे हो जाए। न्यूरॉन अच्छा है बच्चे को ऑलरेडी, न्यूरॉन के जो प्रोसेस करने का तरीका वो अच्छा नहीं है, वो फ्लो करने का जो तरीका है, वो काम करने के जो तरीके न्यूरॉन के वो अच्छे नहीं है। यानी कि तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश उठाते हैं, उस पर पेस्ट लगाते हैं, देन मुंह के पास रखते हैं, फिर अपना ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा किसी चीज को नोटिस करता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना था, सेकंड स्टेप क्या लेना था, थर्ड स्टेप क्या लेना था। तो बच्चा कहीं ना कहीं थर्ड स्टेप उठा लेता है पहले, या तो फोर्थ स्टेप उठा लेगा, या तो फर्स्ट स्टेप उठाएगा तो पीछे वाले स्टेप छोड़ देगा, या फोर्थ स्टेप उठाएगा तो आगे वाले स्टेप छोड़ देगा। डिफरेंट तरीके के जो स्टेप होते हैं वो एक साथ प्रोसेस ना करके कुछ कुछ स्टेप ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही बच्चे के ब्रेन में प्रॉपर वे में नहीं गए हैं। वो थोड़े थोड़े जो इन्फॉर्मेशन गए उसी चीज का बच्चा यूज कर रहा है, क्योंकि बच्चा तो लॉन्ग टर्म तक क्या किया था, बच्चे ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं यूज किया था। मैं ये बात करता हूँ वर्चुअल ऑटिज्म के लिए, लेकिन अगर ऑटिज्म में बात करोगे कि दोनों में कंडीशन सेम क्यों दिख रही होती है, क्योंकि उन दोनों में सेंसरी इशू दिख रहा होता है, क्योंकि उन दोनों में इंफॉर्मेशन सेंसरी के ऊपर स्लो तरीके से जा रहा होता है। जहां इंफॉर्मेशन स्लो जाएगा वहां सेंसरी इशू बन जाता है, चाहे वो एपिलेप्सी का बच्चा हो, चाहे एडीएचडी का बच्चा हो, चाहे किसी भी तरह का बच्चा। अगर किसी बच्चे में सेंसरी का इशू है तो वो स्लो प्रोसेस करेगा उसका सेंसरी, और सेंसरी स्लो प्रोसेस करते तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं आती है, और प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन नहीं आती तो जिस वजह से क्या होता है कि वो बच्चा कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, कुछ ना कुछ बिहेव करेगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको न्यूरॉन को मेडिसिन दे रहे हैं और हाइपर एक्टिविटी पे कंट्रोल कर रहे हैं, और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की वजह से उसके जो न्यूरॉन है वो आप उसको शट डाउन कर रहे हैं, न्यूरॉन के जो प्रोसेस को और स्लो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन स्लो दे रहा था जिस वजह से वो बिहेवियर बन रहे थे, और आपने क्या किया, वो न्यूरॉन के प्रोसेस को और स्लो कर दिया, और बच्चा लेथर्जी सा पढ़ा रहता है। बच्चा लेथर्जी सा रहता है पूरे दिन, बच्चा कुछ एक्टिव नहीं होता, बच्चा नींद में रहता है, और आपको लगता है हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल कर दिया। और नींद में रहेगा बच्चा, कुछ बिहेव नहीं करेगा तो आपको लगता है सही कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका हाइपर एक्टिविटी पे कंट्रोल हो रही है। ये कंट्रोल नहीं है, इस कंट्रोल से बचना है हमें समझना है कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग कितना लगा रहा है, बच्चा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कितना लगा रहा है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग का आप बच्चों को स्टेप कितने समझ में आ रहे हैं, बच्चों को प्रोसेस कितने समझ में आ रहे हैं। ये सब चीजें आप जब फोकस करने लग जाते हैं तो आपको मेडिसिन का असर पता लगता है कि मेडिसिन तो हमने जबरदस्ती दी है बच्चों को, और जब मेडिसिन दे रहे थे तो हम ये नहीं सोच रहे थे कि एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग का इश्यू था, और हम तो न्यूरॉन पे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे का नर्व ठीक है, आपके बच्चे का न्यूरॉन ठीक है, लेकिन आपका बच्चा बस प्रोसेस नहीं कर पा रहा उस न्यूरॉन पे, उस इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं ले पा रहा है एनवायरनमेंट से, जिस वजह से क्या हो रहा है, बच्चे में इशू देखने को मिल रहा है, जो बिहेवियर इशू देखने को मिल रहा है, और उसी को आप हाइपर एक्टिविटी कह देते हैं, और उसी को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन खिला रहे होते हैं। और जब मेडिसिन का असर आप बच्चे के ब्रेन से हटता है, जब मेडिसिन का असर बच्चे के ब्रेन से चला जाता है, तो फिर और इशू देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कौन कंट्रोल कर रहा था? बच्चा खुद कंट्रोल नहीं कर रहा था अपने बिहेवियर को। अंडरस्टैंडिंग के साथ बिहेवियर कंट्रोल होते हैं, ना कि मेडिसिन के साथ। तो जब आपका बच्चे के साथ मेडिसिन हटेगा तो आपका बच्चे के साथ इशू देखने को मिलेगा। तो मेडिसिन आपको मेडिसिन नहीं देना है, आपको ये समझना है कि आप कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में समझना है। हम सप्लीमेंट दे सकते हैं, सप्लीमेंट का भी उतना कोई यूज नहीं है, लेकिन हम ये सप्लीमेंट दे सकते हैं, बच्चों को उसका साइड इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर मेडिसिन चल रही है तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को दिक्कत में डालने वाले हैं। सेकेंड चीज, जब आप बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि बच्चा तो स्लाइड करवाया जा रहा है, बच्चों को स्विंग कराया जा रहा है, बच्चे को झूला झुलाया जा रहा है, बच्चे को और 10-10 मिनट 15-15 मिनट झूला झुलाया जा रहा है। और वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन में क्या था कि वो जो मोबाइल और टीवी देख रहा था तो बस वो मूवमेंट ले रहा था,
वो मूवमेंट आ रहे थे, जा रहे थे, मूवमेंट आ रहे थे, जा रहे थे। अब जब मूवमेंट जब चल रहा था तो बच्चे के जो इन्फॉर्मेशन गया ना ब्रेन में, वो मूवमेंट वाले गए। अब जब भी वो कोई काम करेगा वो मूवमेंट वाले काम करेगा, जैसे लाइन से लगाना पसंद करेगा, या फैन घूमते हुए देखना पसंद करेगा, या चीजें को गिराते हुए देखना पसंद करेगा, या व्हील को देखना बहुत पसंद करेगा, कार को देखना बहुत पसंद करेगा, या घूमते हुए चीजें देखना बहुत पसंद करेगा। जिस काम में मूवमेंट है, जैसे पानी गिरते हुए देखना बहुत पसंद करेगा, जिस काम में मूवमेंट होगा उसको वो एंजॉय करेगा। अब मूवमेंट जहां है वहां जब अगर बच्चा एंजॉय कर रहा है और हम लोग जाके जब थेरेपी सेंटर में और स्लाइड दे रहे होते या स्विंग करा रहे होते, झूला झुला रहे होते, तो बच्चे के साथ और इशू बन जाता है। बच्चा वेस्टिबुलर वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चे के साथ वेस्टिबुलर इशू नहीं होता है। आपको मैं फिर से समझा दूं, ऑटिज्म बच्चे के साथ वेस्टिबुलर इशू हो सकता है, वर्चुअल ऑटिज्म के साथ वेस्टिबुलर इशू नहीं होता है। ये पता नहीं कौन है जो इस चीज को लेकर चल रहे हैं। वेस्टिबुलर इशू बच्चों में नहीं होता है। अगर आप बिहेवियर पे कंट्रोल करेंगे, बच्चे के साथ बिहेवियर के मॉडिफिकेशन पे काम करेंगे, तो आपका बच्चा एक जगह खड़ा भी रहेगा, एक जगह सिटिंग भी करेगा और एक जगह नोटिस भी करेगा। लेकिन जो झूला झुलाते हैं या जो स्विंग कराते पार्क ले जाके कि 10-10, 15-15 मिनट झूला झुला रहा बच्चा खुश होकर झूल रहा है, वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल कर रहे हैं बच्चे को, हैबिट बना रहे बच्चे का, और प्लेजर की तरफ और लेके जा रहे हैं। और जब बच्चा कोई काम करेगा तो उसको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्लेजर क्या है, झूला झूलना, उसका प्लेजर क्या है, स्लाइड करना। और जब भी वो स्लाइड करेगा, झूला झूलेगा, ये तो उसको बहुत इंजॉय करेगा और आपको लगेगा कि मेरे बच्चे में रिकवरी हो रही है, मेरा बच्चा थेरेपी सेंटर जाके खुश हो जाता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, आपके बच्चे में वेस्टिबुलर इशू नहीं है कि आप स्विंग करा रहे हो, आपके बच्चे में बिहेवियरल इशू है। वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन में बिहेवियरल इशू होता है, ऑटिज्म में वेस्टिबुलर इशू मान सकते हैं। अब वेस्टिबुलर इशू में भी ये ध्यान रखना होता है कि हम कौन कौन से मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, ऑर्बिटल प्लेन में लेके चल रहे हैं, कौन सा प्लेन उठा रहे हैं, कौन सा मूवमेंट लेके चल रहे हैं, स्विंग करा रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं, या हम ऑर्बिटल मूवमेंट में करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल करा रहे हैं, वर्टिकल करा रहे हैं, या हम एंगुलर मूवमेंट में करा रहे हैं, या ऑर्बिटल वे में करा, कौन से मूवमेंट लेके चल रहे हैं और उसमें भी कोऑर्डिनेशन कैसे डाल रहे हैं, वेस्टिबुलर विद प्रोप्रोसेप्शन कैसे डाल रहे हैं, वेस्टिबुलर विद टेक्टाइल कैसे डाल रहे हैं, वेस्टिबुलर विद आई का कोऑर्डिनेशन कैसे डाल रही है, ये सारी चीजें नोटिस करनी पड़ती है। वेस्टिबुलर को सिंगल लेवल पे लेके नहीं चला जा सकता कि आपने बैठा दिया और आपने बैठा के बॉल थ्रो करो, बॉल लेके आओ, बॉल थ्रो करो, बॉल लेके आओ, और बच्चों को बैठा के और झूला झुलाया जा रहे हो, बोलो बच्चा स्विंग कर रहा है, बच्चे को राउंड राउंड घुमा रहा है, बच्चा अलर्ट कर रहे, कामिंग चीजें दे रहे हो, उसको रिलैक्स कर रहे, तभी तो बच्चा समझेगा। नहीं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करोगे तो वेस्टिबुलर मूवमेंट को भी समझेगा वो। नहीं तो एक ही तरह का मूवमेंट लेते लेते बच्चा क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, और बच्चा हैबिचुअल पैटर्न के साथ साथ वेस्टिबुलर को यूज कर रहा होता है, उस स्विंग का यूज कर रहा होता है जिसको आपको लगता है कि बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है और बच्चा खुश है। तो ऐसा नहीं करना। स्लाइड और स्विंग जब आप लेकर चलते हो तो मूवमेंट को आपको क्या करना है, काउंटिंग के साथ देना है कि आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स ही मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो बच्चा जो प्लेजर की तरह ले रहा था ना, उसको वो क्वांटिटी की तरह लेने लगा कि प्लेजर क्वांटिटी में ही मिलना चाहिए बच्चों को, नहीं कि वो मिलते रहे 15-15 मिनट बच्चा झूला झूल रहा है बच्चा, और हमें लग रहा है कि बच्चे के साथ हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज मेरी बहुत समझना जरूरी है। नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह का शुगर, किसी तरह का चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, मैगी, रियल जूस, फ्रूटी, ये सब बच्चे को नहीं देना होता है। बाहर का आइटम बच्चों को नहीं देना है। प्रोसेसिंग फूड, पैकेजिंग फूड बच्चे को नहीं देना है। अगर प्रोसेसिंग फूड और पैकेजिंग जैसे मैगी या बिस्किट होता है, या चिकन हो गया, मटन हो गया, मोमोस हो गया, ये जो भी हम देते हैं, जो बैड प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझाता हूँ, ऐसा क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, शुगर नहीं देने का रीजन मैं बताता हूँ। एक तो बात मैं आपको बताता हूँ कि शुगर तो देने ही नहीं चाहिए, चीनी हमको देने ही नहीं चाहिए। अगर आप चीनी दे रहे हो तो आप समझो कि चीनी देते ही बच्चे के ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज उसके न्यूरॉन में जाएगा, वो न्यूरॉन एक फैट क्रिएट करता है और उस फैट के बेसिस पे न्यूरॉन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर बहुत ज्यादा फैट क्रिएट हो गए बॉडी में या ब्लड में, वो न्यूरॉन तक पहुंच रहे, तो वो न्यूरॉन की फायरिंग और फास्ट करेगा, या न्यूरॉन की फायरिंग को फास्ट करेगा तो इंफॉर्मेशन को स्लो कर देगा। और जब हम किसी चीज को समझते हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ही फास्ट जा रही है और बच्चे का मूवमेंट इधर उधर हो रहा है या बच्चे का बिहेवियर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो शुगर का ही कॉज है। वो केमिकल डिसबैलेंस कर रहे हैं आपके बच्चे के ब्रेन में। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ बातें सोचते हैं और सोचते सोचते हमें सैडनेस सा फील होता है, तो हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन में कौन सा केमिकल रिलीज होने वाला है। आप मेरे से बात कर रहे हो और मैं बैठे बैठे एकदम से गुस्सा करने लग जाऊं आपकी बातों पे, तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में वो केमिकल जो होंगे वो गुस्से वाले रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब केमिकल जो गुस्से वाले हैं ना, वो केमिकल रिलीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि
हमारे ब्रेन में थॉट नहीं है। अगर मेरे ब्रेन में थॉट होता, मेरे माइंड में थॉट होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से गलती हो जाती, गुस्सा करने से नुकसान हो जाएगा, तो मैं उस केमिकल को बैलेंस कर पाता, उस केमिकल को रिलीज होने से रोक पाता। लेकिन बच्चे के ब्रेन में वो थॉट प्रोसेस नहीं होता है, जिस वजह से अगर आपने और केमिकल खिलाया बच्चे को, बाहर की चीजें खिलाई जिसमें केमिकल होता है या जो जिसमें मतलब फ्री रेडिकल्स होता है जो कि बच्चे के ब्रेन में जाके हार्म करते हैं, वो खिलाया आपने, तो केमिकल डिसबैलेंस होंगे और उस केमिकल डिसबैलेंस को रोक नहीं पाएगा। तभी बच्चा हमारा बैठे बैठे हंसने लग जाता है, तभी बच्चा हमारा बैठे बैठे रोने लग जाता है। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा बच्चा ना किसी थॉट को जब लेता है ना, तो वो एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस नहीं बना पाता उसका, और वन स्टेप में सोचने की वजह से या उसके केमिकल डिसबैलेंस होने की वजह से ब्रेन में, जो कि हमने फूड खिलाया है उसको, उसकी वजह से उसके केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं और बच्चे के साथ इश्यू देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है? शुगर नहीं खिलाना है, चिप्स नहीं खिलाना, चॉकलेट नहीं खिलाना, फ्रूटी नहीं खिलाना, रियल जूस, मैगी, चाउमीन, बिस्किट या चिकन, मटन, मोमोस, ये सब नहीं खिलाना है बच्चों को। इन सब चीजों से दूर रखना है। सेकेंडरी चीज, बफेलो मिल्क। ये बफेलो मिल्क बच्चों को नहीं देना है। बफेलो मिल्क बच्चों को क्यों नहीं देना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, कैमल मिल्क, गोट मिल्क, जो भी देना है दो, लेकिन बच्चे के साथ स्टमक डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का पेट खराब है, अगर बच्चे का स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, इंटॉलरेंस की बात करते हैं हम, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं, अगर वो सारी चीजें दिक्कत चल रही है बच्चे के साथ, तो हमें कोई भी तरह का मिल्क नहीं देना, चाहे वो काउ मिल्क हो, चाहे बफेलो मिल्क हो, चाहे आपका कैमल मिल्क हो, चाहे गोट मिल्क हो। बच्चे के साथ अगर सोया मिल्क भी कई बार पेरेंट देता है, सोया मिल्क बहुत हल्का होता है, प्रोटीन होता है उसमें, काउ मिल्क हल्का होता है, गोट मिल्क हल्का होता है, कैमल मिल्क हल्का होता है, ये सब मिल्क हल्के होते हैं, तब भी बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हमने बफेलो मिल्क दिया तो उसके गट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। गट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने से क्या होता है कि अगर पेट स्टमक डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, उसका कॉन्स्टिपेशन होता रहता है बच्चे को, या कोई ऐसा दिक्कत देखने को मिलता है, दस्त देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है, या डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है बच्चे के साथ, तो हमें इन सब चीजों को नोटिस करना है कि कहीं ना कहीं उसी प्रोडक्ट से हो रहा है जो हम चीजें मना कर रहे हैं अभी देने से, कि हम काउ मिल्क दे रहे हैं और बच्चे को डिहाइड्रेशन स्टार्ट, काउ मिल्क दे रहे हैं कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट, तो आपको ये मिल्क ही बंद कर देना है। अगर नहीं हो रहा तो इसका कोई एविडेंस नहीं कि नहीं दोगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा, या दे दोगे तो बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो पेट का जो भी फूड है, जो भी आप खिला रहे हो, वो पचेगा नहीं ठीक से, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो निकलेंगे नहीं ठीक से, वो बाहर एक्सक्रीशन नहीं होगा, उनका एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो जो बॉडी में बनना चाहिए ब्लड, जो मिनरल्स मिलना चाहिए बॉडी में, वो नहीं मिलेंगे और वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे मिनरल्स, और मिनरल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे तो वो भी ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको बफेलो मिल्क देते समय, काउ मिल्क देते समय, सोया मिल्क देते समय, आपको गोट मिल्क देते हुए आपको इन सब बातों पे फोकस रखना है कि उसका स्टमक डिस्टर्ब ना हो। सेकंड चीज, आपको एलईडी लाइट वाले आइटम उसको नहीं देने, जिसमें लाइटें जले, जिसमें कलरफुल लाइट आए, जिसमें आपने ये नोटिस किया हो कि हाँ बच्चा बहुत ज्यादा दिवाली वाली लाइट जो होती है, दिवालियों में लाइट लगाते हैं, या कोई भी ऐसी कलरफुल लाइट घर में लगी हुई है, या मंदिरों में लाइट लगा देते हैं हम लोग। कई बार बच्चा घूम फिर के जाता है मंदिर में देखता है और हमें लगता है भगवान को देख रहा है, बच्चा घूम फिर के जाता है फिर मंदिर में देख रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी ऐसा टॉय नहीं होना चाहिए जो कि कलरफुल लाइट दिखाता हो, ऐसा कोई भी मूवमेंट वाला लाइट नहीं होना चाहिए जो कि दिवाली जैसी लाइट होती है, घर में कोई ऐसी लाइट लगा देते जो कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये। कई बार तो बच्चे शैडो लाइट को भी देखना एंजॉय करने लग जाते हैं, जैसे सीलिंग में जैसे छत के में जैसे लाइटें लगी होती है और आपने देखा साइड से लाइट निकल रही होती है, या कलरफुल लाइट हम जगह जगह लगा देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ये सब लाइटें लगा देते हैं, बच्चा उसको बहुत अच्छे से देखता है, बच्चा एंजॉय करता है। हमें ये समझना है बच्चे के साथ वही मेमोरी बनी थी कलरफुल आइटम देखने की, और कलरफुल चीजें देखने की मेमोरी बनी थी, अगर हमने उसको वही सेम चीजें दे दी तो बच्चा उसकी तरफ एडिक्ट हो जाएगा और बच्चा हैबिचुअल पैटर्न बनाएगा और बच्चा उसी चीज की तरफ लगा रहेगा, और जब भी कुछ नई चीजें कराने जाएंगे, कुछ समझाने जाएंगे तो सारा फोकस उसका उसी तरफ रहेगा। तो आपको कलरफुल लाइट, दिवाली वाली लाइट से आपको बचाना है। कई बार टॉय में भी वो लाइट होती है, कलरफुल लाइट होती है, टॉय लाके दे देते हैं, वो घूमती रहती है और वो लाइटें दिखाती है कलरफुल, और हमें लगता है बच्चा एंजॉय कर रहा है। कई बार हम थेरेपी सेंटर जाते हैं, विजुअल लाइट दिखा रहे होते हैं, ऊपर नीचे लाइट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और वो वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन में और दिक्कत देखने को मिल सकती है उस लाइट से, और हम वही लाइट बार बार दिखा रहे होते हैं और हमें लगता है हम आई कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे बच्चे का, और बच्चा उसमें और एंजॉय करता है और बच्चा फिक्स हो जाता है कि हाँ मुझे यही लाइट देखनी है बार बार।
बच्चा और तरफ नहीं चला जाता, बच्चा और चीजों की तरफ नोटिस नहीं करता, वो लाइट दिखाने से आई कांटेक्ट नहीं आता। मेरा आई कांटेक्ट वाला वीडियो देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आई कांटेक्ट को कैसे बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको लाइटें नहीं दिखानी है, आपको जैसे कई बार मैंने देखा टॉर्च वाली लाइट दिखा देते हैं और कलरफुल लाइट दिखा देते हैं, घूम रही होती है लाइट वो, और एस्ट्रोनॉट लाइट दिखाते हैं कई बार पेरेंट, तो वो लाइटें नहीं दिखानी है। वो आपने वो सारी लाइट दिखाई तो बच्चा फिर उसी मेमोरी में चला जाएगा जो ऑलरेडी उससे हमें बाहर निकालना है। बच्चों को कॉन्शियस करना है, बच्चों को नोटिस कराना सिखाना है कि बेटा नोटिस करो, बच्चा कॉन्शियस रहो कि हाँ सामने क्या हो रहा है। बच्चा अपनी मेमोरी का यूज कम करो, क्योंकि मेमोरी में उसके अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो मेमोरी का यूज करे। तो आपको कॉन्शियस करने के लिए, आपको नई चीजें समझाने के लिए बच्चों को अलर्ट करना पड़ेगा। और अलर्टनेस कैसे आएगा? जब वो अपनी मेमोरी का यूज नहीं करेगा, वो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट वाली चीजें याद नहीं रखेगा। तो आपको क्या करना है? कलरफुल लाइट और एलईडी लाइट नहीं देनी। सेकंड चीज, हैंड टू हैंड सपोर्ट को हम लोग बहुत फोकस में रखना है। हैंड टू हैंड सपोर्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि गिलास उठाओ, बच्चा गिलास नहीं उठाता, बोलने के बाद गिलास नहीं उठाता, तो आपको क्या करना है? हाथ लेके जाना है, उसका हाथ से हाथ पकड़ाना है और उसको करवाना है। कई बार पेरेंट्स ये करते हैं कि बेटा बोलते हैं कि चलो गिलास उठाओ, तो गिलास उठाओ, ये वाला गिलास उठाओ, ये गिलास उठाओ, तो बच्चा जाता और उठा लेता है, क्योंकि उसने आपका हैंड्स देखा और वो बच्चा काफी लॉन्ग टर्म तक और काफी लॉन्ग टाइम से वो बस इशारे से ही काम कर रहा है। अच्छा जाओ जाओ, वहां जाओ जाओ, तो बच्चा चला जा रहा है। अब हम बोल रहे जाओ 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 बिना इशारे किए, तो बच्चा जा ही नहीं रहा। अच्छा वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, कहाँ जाओ? वो चीज बच्चों को नहीं समझ में आती है। वहां जाओ, यहाँ जाओ, इसमें रखो, उसमें रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, ये सब चीजें बच्चों को नहीं समझ में आती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने बहुत सारी चीजें रखी, मैंने बोला वहां देखो, वहां क्या रखा है? आप नहीं देख पाए। मैं बोला वहां क्या रखा है, बताइए वहां क्या रखा है? तो कभी आप बोलेंगे गिलास, कभी बोलेंगे पेन, कभी बोलेंगे बुक, कभी बोलेंगे कुछ। तो मैं बोलूं कि पर्टिकुलर देखो, गिलास देखो, तो आप गिलास देखेंगे। लेकिन इशारे से बोल रहा हूं वो भी गलत है, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं वो भी गलत है। इसी तरीके से आपको हैंड टू हैंड सपोर्ट समझना है कि आपका बच्चे को, आपको पर्टिकुलर उस नाउन का नाम लेना है कि बेटा ये चीज उठाओ, और बिना इशारे किए, बिना आंखें दिखाए कि जाओ जाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, लेके आओ लेके आओ, ये सब नहीं करना। अगर आपको समझना है कि आपका बच्चा वर्ड समझ रहा है तो अच्छा कर रहा है, वर्ड नहीं समझ रहा तो गलत कर रहा है। अब वर्ड नहीं समझ रहा तो क्या करे बच्चा? तो हम अपने हैंड टू हैंड वहां लेकर जाएंगे, बच्चों को हाथ से हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे और वो चीजें करवाने की कोशिश करेंगे जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं। कई बार बच्चा नहीं करता, कई बार हम देखिए, हम दो तरीके से एक्शन लेते हैं। एक तो हम विथ वर्ड लेते हैं एक्शन और विदाउट वर्ड लेते हैं। जैसे मैंने बोला गिलास उठाओ, गिलास बोला आपने, मैंने बोला जाओ उठाओ, या मैंने बोला कि देखो मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, करके दिखाओ। तो बच्चा अगर आपको एक्शन से देख के अगर नोटिस कर रहा है तो भी ठीक है, बच्चा आपके वर्ड को समझ रहा है तो भी ठीक है। लेकिन इशारा, जेस्चर, या जैसे आपने आइज का मूवमेंट का यूज किया कि लेके जाओ, लेके रखो, लेके आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ऐसे जाओ, या आपने यहाँ वहां ऐसे तैसे वर्ड का यूज किया, तो बच्चा उन सारी चीजों को छोड़ देता। बच्चा नहीं समझ पाता कि मुझे एक्चुअल में क्या करना था। और आपका जो हैंड टू हैंड सपोर्ट है, या जो आपका, मान लीजिए आज आपने हाथ ऐसे पकड़ के करवाया, कल आपने थोड़ा और पकड़ा, फिर धीरे 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 करके आपको छोड़ना है हाथ। अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा और आज जैसे पकड़ रहे थे कल भी उसी तरीके से पकड़ के करवा रहे हैं, एक बिना बोल के काम करवाना है और एक बोलकर काम करवाना है, यानी एक वर्ड का यूज करके काम कराना है और एक आपको बिना बोले काम करना है। बस देखो मैं क्या कर रही हूँ, करो, देखो मैंने ऐसे किया ना, ऐसे करो। अगर बच्चा उसको कॉपी कर रहा है, उसको नोटिस कर रहा है, तो वो बच्चा सीखता है और धीरे धीरे आपको स्टेप भी बढ़ाने हैं। सेकेंडरी चीज, आपको टाइमिंग भी नोटिस करनी है साथ के साथ, कितने मिनट में किया, और अपने जो भी प्रॉम्प्ट है, जो भी आप हेल्प दे रहे हो, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आज आपने 100% हेल्प पकड़ा था, हेल्प दिया था, और आगे चल के भी आप 80%, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आज आपने 100% हेल्प दिया है, कल आपने फिर भी 100% दिया है, 4 दिन बाद भी 100% हेल्प दे रहे हो, 10 दिन बाद भी 100% हेल्प दे रहे हो, तो आप हेल्प कहाँ कम कर रहे हो? तो बच्चा आपके ऊपर तो डिपेंड हो गया, वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? तो आपको क्या करना है, अपने हैंड को धीरे 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 करके छोड़ते जाना है, और एक टाइम आएगा कि बच्चा अपने हैंड्स को धीरे धीरे करके छोड़ रहा है और आप भी अपने हैंड्स को हटा रहे हैं बच्चे के पास से, और बच्चा इंडिपेंडेंटली सारी चीजें वो कर रहा है जो आप चाहते हैं। और अपने टोन को भी, अपने वर्बल टोन को भी धीरे धीरे कम करना होता है। इसी को हम कहते हैं कि हैंड टू हैंड सपोर्ट को, अपने प्रॉम्प्ट को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और आज भी जैसे हम प्रोसेस कर रहे थे, 10 दिन बाद भी और 1 साल बाद भी वैसी प्रोसेस करेंगे तो हमें तो लगता है कि बच्चा कर रहा है, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, प्ले करने जाएगा, तो वहां पे फोकस अच्छे से नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। सेकेंडरी चीज कि आपका बच्चा जैसे मोबाइल और टीवी देख रहा है या कोई स्क्रीन देख रहा है, तो आपको ये समझना है कि मोबाइल,
टीवी और स्क्रीन जैसे ही डॉक्टर बोले कि नहीं दिखाना है, जीरो करना है, आपको जीरो कर देते। कई पेरेंट्स कहते हैं खाना खिलाते समय दिखा देते, कई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं एक घंटा पहले देखते तो आप 10 मिनट ही देख। बच्चे के एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि बच्चे के जो साथ कंडीशन चल रही है उसको समझो, बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको समझो। अगर प्रॉब्लम ही को साथ में रखो, चाहे 1 मिनट रखो या 10 मिनट रखो, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को अगर आपने नोटिस नहीं किया और आपने मोबाइल को 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट करके बोलने की कोशिश की, तो शायद वो कभी रिकवरी की तरफ नहीं जाएगा और वो शायद कोई भी काम ना करे जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज 1 मिनट दिखाया, कल बच्चा 2 मिनट मांगेगा, फिर 3 मिनट मांगेगा, फिर 4 मिनट मांगेगा, फिर 5 मिनट मांगेगा। ऐसे करते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बच्चा वहां से हटने की कोशिश ही नहीं करेगा और हमें लगेगा कि मतलब कि हम काम तो किए थे इसके ऊपर, लेकिन बच्चे ने जिद बना ली। लेकिन आपने स्टार्टिंग से अगर जीरो कर दिया होता है, उस मोबाइल को उसके सामने यूज ही नहीं करना। पहली बात, अगर मोबाइल यूज होता है फटाफट यूज करो और रखो घर में। आपको कोशिश ये करनी है कीपैड वाला यूज करो। और सबसे बड़ी बात टीवी है, टीवी को हटा दो, बिल्कुल जीरो कर दो, बिल्कुल टीवी घर में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी जरूरत पड़ रही है बात करने की तो बात करो, लेकिन उसके सामने वो राइमिंग, वो कोकोमेलन, वो कोई सॉन्ग या कोई जो वो देखता था, वो सब चीजें अगर रिपीट होगी उसके सामने, तो बच्चा फिर वो हैबिट बनाएगा और हैबिट बनाने के चक्कर में वो फिर पास्ट में जाएगा और वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, वो अलर्ट नहीं रहेगा जो आप करवाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मेरा बच्चा सीखे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और जब मैं सेंसरी के ऊपर उनको कुछ प्रोटोकॉल बता रहा होता हूँ, कुछ ट्रीटमेंट बता रहा होता हूँ, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी ट्रीटमेंट को वो इतने बार करने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा करने लग जाते हैं कि बच्चे के साथ सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। जैसे मैंने बोला कई किसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की कि आप है ना इसको हेडफोन लगाना है, आप वो हेडफोन लगाए, पूरे दिन हेडफोन लगा के चलते हैं। हाँ, इसको ना ब्रशिंग करना है, वो पूरे दिन ब्रशिंग करने लग जाते हैं। अच्छा मैम इसको ना ये स्टेप लेके चलना है, अच्छा वो पूरे दिन स्टेप लेके चलने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाता है। हम जल्दी इंप्रूवमेंट के चक्कर में कुछ चीजें ऐसे प्रोसेस करने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा फिर से वो फर्स्ट कंडीशन में आ जाता है, फिर से सेम चीजें रिपीट करने लग जाता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा बच्चा था एक, और वो इसके साथ मैंने काम किया और बहुत अच्छे से काम किया था। बच्चा बहुत अच्छा हो गया और बच्चा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था अपने सेंसेस को, अपने कंट्रोल कर रहा था अपने सेंसेस को, बहुत अच्छे से हैबिट था, बहुत अच्छा हैबिट था उसके अंदर। धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे चीजें ड्रॉबैक दिखने लग गई, बच्चा फिर से इरिटेट होने लग गया। जब भी मैं कुछ कराता इरिटेट होता, चिल्लाने लग जाता, बच्चा परेशान होने लग जाता। समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या, अचानक से ये कैसे होने लग गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, या बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है, वहां से कुछ करना नहीं पसंद कर रहा। आखिर दिक्कत है कहाँ पे। मैंने पेरेंट्स से बात की कि क्या चल रहा है, क्या करवाते हो, कैसे करवाते हो, बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। एक लास्ट में बात उन्होंने बताई कि सर, एक मैडम ने ना बताया था कि उसको गेहूं या गेहूं से या वीट से उसको बहुत वीट, या जैसे मान लीजिए जो भी हमारे होते हैं वीट ही मान लीजिए उसको, और चने से या कोई राई से उसको टेक्टाइल दे रहे थे वो, और वो इतना 4-5 बार 6 बार 10 बार रिपीट करते थे उसको कि उनको लगता था जो टच वाला थोड़ा बहुत इश्यू है ना वो खत्म हो जाएगा। और इतना करते थे बच्चा उसको प्लेजर की तरह लेने लग गया था और वो कोई काम ही नहीं करना पसंद करता। उसको घूम फिर के आता, टच करने लग जाता, राई टच करने लग जाता, घूम फिर के आता, वीट टच करने लग जाता, घूम फिर के आता, राइस को टच करने लग जाता। वो टच को लेके इतना अलर्ट हो गया था कि जहां कुछ चीजें दिखती उसको टच करने लग जाता। अब यहां से ये बात समझ में आई कि जो बच्चे अच्छे हो रहे हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा काम हो गया ना कि जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से दिक्कत हो जाएगी। हमारे वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन में मेमोरी बनानी होती है, ना कि कोई हैबिट पैटर्न पे काम करना कि रिपीटेशन करे जाओ और आपको लगता है कि बच्चा अच्छा हो रहा है। जहां रिपीटेशन होगा, जहां पे बच्चा सेम पैटर्न फॉलो करेगा, फिर बच्चे के साथ इश्यू देखने को मिलता है। हमारे बच्चे के साथ जो इश्यू हुआ है ना, उस पर काम करने की जरूरत है। हमें कोई भी ऐसे सेंसरी के ऊपर ओवरलोड नहीं देना, कोई भी सेंसरी के ऊपर ऐसा स्टिमुलेशन ओवर नहीं करना उसके ऊपर जिससे बच्चा समझना ही बंद कर दे और वो उसको इतना प्लेजर फॉर्म में लेने लग जाए कि वहां से बच्चा हटे ही ना। तो आपको क्या करना है, सेंसरी ओवरलोड नहीं देना है बच्चों को, सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन नहीं देना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अदरवाइज अगर आपने ओवर स्टिमुलेशन दिया तो आगे चल के बच्चे में दिक्कत देखने को मिलेगी। और कई बार ये मैं देखता हूँ कि बच्चा कान बंद कर रहा है या कोई नए सेंसरी डेवलप कर रहा है, वो कोई ऐसा नया स्टेमिंग डेवलप कर रहा है या कोई नया बिहेवियर लेके आ रहा है सेंसरी के ऊपर,
तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये उनकी गलती है, क्योंकि पूरे दिन बच्चा सेम रिपीट कर रहा था और आप ध्यान नहीं दे रहे थे। या तो सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन को समझिए, सेंसरी ओवरलोड को समझिए और बच्चे को इस चीज से बचा के रखिए। एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नॉइज होते हैं तो बच्चा कान बंद करने लग जाता है। मान लीजिए कि कोई रफ सरफेस पे आप सुलाते हो तो बच्चा उस रफ सरफेस को एंजॉय करने लग जाता है, बच्चा बार बार टच करेगा उस सरफेस को। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्यों किया उसने ऐसा, कहाँ से मिला उसको सेंसरी ओवरलोड। और ये पेरेंट्स की भी गलती है, कई बार थेरेपिस्ट की गलती होती है कि वो सेम काम रिपीट करते, पेरेंट्स की गलती होती है कि वो ध्यान नहीं देते कि कहाँ रेपिटेशन चल रहा था। तो आपको ओवर स्टिमुलेशन नहीं करना, आपको मेमोरी बनाने के ऊपर काम करना, आपको नया इन्फॉर्मेशन देना है, न्यू तरीके के इन्फॉर्मेशन देने, न्यू तरीके की एक्टिविटी कराते चलने बच्चे की, ताकि एक मेमोरी बने और डिफरेंट तरीके की स्किल्स पे काम करते हुए चलना है, ताकि बच्चा आपका सारा काम करे जो आप हर स्किल्स में आप चाहते हो। दूसरी बात ये कि स्लीप पैटर्न को अच्छा रखने की जरूरत है। स्लीप पैटर्न अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे में इश्यू देखने को मिलेगा। स्लीप पैटर्न क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए कि बच्चा लेट इवनिंग सोता है या लेट नाइट सोता है, बच्चा 12 बजे सो रहा है, बच्चा 1 बजे सो रहा है, सुबह उठ रहा है 11-12 बजे। तो होता क्या है, ये क्यों बोला जाता है कि टाइम से सुलाओ, टाइम से जगाओ बच्चों को। जब टाइम से सुलाओगे, टाइम से जगाओगे बच्चों को तो एक पैटर्न बनता है बच्चे के। जब बच्चा जब उठता है ना तो बच्चा एक फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहता है। बच्चा जो फ्रेश ऑक्सीजन लेता है तो इसके ब्रेन में एक ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन पहुंचती है। 10 बजे तक बहुत पॉल्यूटेड ऑक्सीजन हो जाता है। या गांव की भी बात करें या हम कहीं की भी बात करें, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे या 11 बजे तक जब हमारा बच्चा उठ रहा होता है सोकर, तो उसके ब्रेन एक्टिव नहीं होते, यानी कि उसके ब्रेन एक साइकिल सेट करके रखते कि 8 घंटे सोना ही सोना है। 8 घंटे के बाद वो लेथर्जी मोड में जाने लग जाते हैं, वो वीक पॉइंट में जाने लग जाते हैं, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। उस सैचुरेशन के बाद वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो प्रोसेस है, अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर डल पड़े रहेंगे, और डल पड़े रहेंगे तो जैसे आप उठा के कुछ करवाने की कोशिश करोगे तो बच्चा नहीं करता है। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जिन बच्चों में टॉयलेट का इशू होता है, टॉयलेट नहीं बता पाते, सुसुपोटी का ट्रेनिंग नहीं हो पाता जिन बच्चों में, वो बच्चे लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट उठते हैं। कभी उठ रहे 5 बजे, कभी उठ रहे 6 बजे, कभी उठ रहे 8 बजे, कभी उठ रहे 9 बजे, कभी उठ रहे संडे तो चलो भाई लेट सोते हैं, कभी भाई सैटरडे तो कभी जल्दी सोते हैं। ये सब चीजें जब होती है ना बच्चे के साथ, तो बच्चा फिक्स नहीं कर पाता अपने टाइम को, और वहां पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और कॉन्स्टिपेशन होगा तो बच्चे का माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो आप वो चीजें नहीं करा पाएंगे जो आप चाहते हो। तो स्लीप पैटर्न को अच्छा रखने की बहुत जरूरत। नेक्स्ट चीज है कि मूवमेंट वाले टॉय नहीं देने बच्चे को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोबाइल जब बच्चा देख रहा था तो मूवमेंट ले रहा था, टीवी देख रहा था तो मूवमेंट ले रहा था, मूवमेंट देख रहा था, बार बार मूवमेंट देख रहा था, आ रहे थे, कोई कलर आ रहा था, कोई कलर जा रहा था, कोई कार्टून आ रहे थे, कार्टून जा रहा था, राइमिंग चले जा रहे थे, तो हर चीज मूवमेंट से रिलेट कर रहा था। अगर मैंने मूवमेंट वाले टॉय दिए बच्चों को, कुछ बजने वाले टॉय ऐसे दिए जो मूवमेंट ले रहे हैं, जो सॉन्ग गा रहे हैं, वो सब चीजें बच्चे के साथ और सबकॉन्शियस ब्रेन की तरफ लेके जाएगा और उसको हैबिचुअल पैटर्न में लेके जाएगा, उसको और एडिक्शन कर देगा उस चीज को लेके कि जो उसको ऑलरेडी मेमोरी में भरी हुई है, जो ऑलरेडी उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में गया हुआ है। और मूवमेंट अगर मिल रहा होगा उसको तो वो जो स्ट्रीमिंग चल रहा है बच्चे के साथ वो छोड़ेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको मूवमेंट वाले टॉय नहीं देने। अगर मूवमेंट वाले टॉय आपने दिए तो बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा कि ये क्या हो रहा है। और देखिए, जब हमारा बच्चा किसी प्लेजर में जा रहा होगा ना तो वो नई चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो फिर से प्लेजर में जा रहा होगा, फिर से वही सेम रिपीट कर रहा होगा जो वो ऑलरेडी मोबाइल और टीवी में देखा है। तो आपको मूवमेंट वाले टॉय नहीं देने, लाइक कार, साइकिल, ये सब। आप बोलेंगे साइकिल कैसे सिखाएं? जो भी साइकिल सिखाना उसको मैनर वे में सिखाना है, उसको कंट्रोल वे में सिखाना है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाना है। आपको उसमें सिखाना है स्टेप फॉलो करना, ना कि एक रिपीटेटिवली दे दिया और उसी चीज को फॉलो किया जा रहा, पैटर्न बना के घुमाया जा रहा। कई बच्चे मैंने देखे साइकिल लेके आएंगे फिर लेके जाएंगे, साइकिल लेके आएंगे फिर लेके जाएंगे, और वो वही काम बार बार करते हैं। लेकिन हमने बोला साइकिल लेकर जाओ, सामान रखो, फिर उठाओ, फिर निकलो, फिर इसमें से जाओ, फिर साइकिल पे बैठो, फिर यहाँ पे कोई सामान रख के लेकर जाओ। ये बच्चा प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो हमें चाहिए कि हम साइकिल जब उसको सिखा रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज सिखा रहे हैं जो कि मूवमेंट वाली चीज है, उसमें स्टेप बढ़ाना है, ना कि एक ही तरह का काम करते चलना है। नेक्स्ट चीज है जो मल्टीलिंगुअल। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं बच्चे के साथ। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने बोला कम हेयर तो आपको कम हेयर ही बोलना है। आपने बोला अगर कम हेयर तो आप कम हेयर ही बोलेंगे उसको, ये नहीं बोलेंगे यहाँ आओ। कई बार हम नहीं बोलते कम हेयर, यहाँ आओ, गो बैक, वापस जाओ। ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, हिंदी भी यूज करते हैं। तो बच्चा एक वर्ड को तो समझ नहीं पा रहा, अब उसको सामने 2 वर्ड रख रहे,
यानी कि 2 वर्ड अलग अलग रख रहे, तो बच्चा उसको कैसे कनेक्ट करेगा। कई बार बोलेंगे पेरेंट्स ये चीज समझ जाता है, ये चीज नहीं समझता। हाँ, अगर आपको एक वर्ड आपने इंग्लिश ही यूज किया तो इंग्लिश ही यूज करो उसको। जैसे वाटर को वाटर बोलो, पानी मत बोलो, पानी बोलो तो वाटर मत बोलो, यहाँ आओ बोलो तो यहाँ आओ ही बोलो, कम एयर मत बोलो। अगर कम एयर बोल रहे हो तो कम हेयर ही बोलो, यहाँ आओ मत बोलो। आपको ये समझना है कि कई बार बच्चा समझ जाता है, कई बार बच्चा नहीं समझता, लेकिन मल्टीपल सेंटेंस जब यूज होने लग जाते हैं बच्चे के साथ तो बच्चा बाकी सारी चीजें छोड़ देता है। जब हम 2 वर्ड समझा दिया, मान लीजिए 3 वर्ड समझा दिया हमने, लेकिन आप मल्टीपल सेंटेंस जब बनाओगे ना बच्चे के सामने तो वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से उसकी चीजें अच्छी करके चले। तो जो चीज आप इंग्लिश में बोलो इंग्लिश में बोलो, जो चीज हिंदी में बोलो हिंदी में बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, कन्नड़ भी चल रहा है, भोजपुरी भी चल रहा है, दुनिया भर की चीजें लैंग्वेज चल रही है और बच्चा उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझ में आना चाहिए कि क्या बोला गया और इसका मीनिंग क्या होता है, उस पर कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी चैनलाइज का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। पेरेंट्स ये समझते हैं कि जब हम बच्चे के साथ एनर्जी को रिड्यूस करेंगे तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी खत्म होगी। मैंने फर्स्ट में ही कहा कि हमारे वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है, वो हाइपर सेंसिटिव होंगे, हाइपो सेंसिटिव होंगे, सेंसरी सीकिंग की तरफ जा रहे होंगे। आप ये समझिए कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा और आपको लग रहा है कि जैकेट पहना दिया, वेट कैरी करा दिया, फिजिकल ओवर इतना थका दिया कि बच्चा ध्यान लगाने लग जाएगा, फोकस करने लग जाएगा, ऐसे फोकस नहीं होता। किसी चीज को अगर नहीं भी समझ पा रहा तो फोकस नहीं कर पाएगा। मैं आपको फिर से बताऊं, मान लीजिए आज आप 2 kg का वजन कैरी करा रहे हो, कल आप 3 kg का भी वजन कैरी कराओ, क्योंकि 2 kg का वजन कैरी कराने के बाद बच्चा आप उसके वजन को ईजी लेने लग जाएगा। तब कहाँ गई एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठाते हो तो 2-2 घंटे भी बैठता है, कहीं नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर, वो एनवायरनमेंट समझ में नहीं आ रहा उसको। तो कहीं जब बैठ रहा है तो क्यों बैठ रहा है, उसके पीछे का रीजन समझो। क्योंकि वो उसको समझ में आ रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है। टीवी देखते समय बैठ जाता है, चॉकलेट खाते समय बैठ जाता है, चिप्स खाते समय बैठ जाता है, पढ़ते समय 1 घंटा बैठ जाता है, लेकिन बाकी चीजों की तरफ नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट समझ में नहीं आ रहा, उसको यही समझ में है कि यहाँ खड़े होकर क्या करना है, यहाँ बैठ के क्या करना है। तो बच्चों को ना सिखाना पड़ता है कि खाली भी बैठो, खाली बैठने का कॉन्सेप्ट देने, लेकिन नहीं कि आप वेट कैरी करवा दिया, आपने दौड़िंग रनिंग करवा रहे हो, जंपिंग करवा रहे हो, बच्चे को वेट उठवा रहे हो और जबरदस्ती उसको थका रहे हो। थकाने का कॉन्सेप्ट अलग है, वेट फिजिकल एक्सरसाइज एक अलग चीज है। लेकिन जब हम ये हाइपर एक्टिविटी को दिमाग में रखकर चलते हैं ना कि हम ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसको एक हैबिट बना रहे हो उसका कि आप 2 kg का वजन कैरी करो, फिर धीरे धीरे जब उसको इजी लग जाएगा तो 3 kg का वजन कैरी करना। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं कर रहे, जो कि अंडरस्टैंडिंग पे काम होना चाहिए था। जो कि अंडरस्टैंडिंग पे काम करते तो शायद वो हाइपर एक्टिविटी को मैनेज कर जाता, वो सेल्फ मैनेज कर जाता अपनी बॉडी को। लेकिन आपने क्या किया कि हाइपर एक्टिविटी को इतना ज्यादा रखा कि बच्चा उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपको सेल्फ मैनेजमेंट पे की तरफ ध्यान देना है कि पैसिव चीजें कब तक देते रहोगे, कब तक चीजें सिखाते रहोगे। आपको ये समझना है कि क्या मेरा बच्चा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेल्फ लर्निंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। जब वो सारी चीजें समझ जाते तब आपको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा खुद से ट्राई कर रहा है अपने आप को मैनेज कर, खुद से सीख रहा है, खुद से लर्निंग ले रहा है, सोसाइटी में जा रहा है तो घुल मिल रहा है। ये सब चीज सारी चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए। सेकेंडरी चीज की, कई बार आप थेरेपी ले रहे हैं, थेरेपी लेते लेते क्या करते हैं, 10 दिन थेरेपी लेते फिर 4 दिन गैप कर देते, फिर 10 दिन थेरेपी लेते फिर 10 दिन गैप कर देते हैं, 2 महीने थेरेपी लेते फिर 1 महीना गैप कर देते हैं। ये ना लर्निंग है। आपको समझना है कि इसमें मेमोरी के ऊपर काम हो रहा है, इसमें बच्चे के इंफॉर्मेशन बनाने के ऊपर काम हो रहा है। और इंफॉर्मेशन जब बनाया जाता है तो इसमें गैप नहीं दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन बनाने का एक तरीका होता है कि आप कितनी रिपीट चीजें कर पा रहे हैं। आप 10th तक सिखा रहे बच्चों को और 10th के बाद अगर आपका बच्चा 8th और 9th भी भूल जाता है कि मैं 8 और 9 नहीं बोल रहा, तो ठीक है 7 तक तो सीखा बच्चे ने। लेकिन आप सिखा रहे 5 और फिर छोड़ दे रहे, फिर बोले कि नहीं 10 तक क्यों नहीं पहुंच रहा, वो नहीं, वो 10 तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप 5 6 7 8 9 10 पूरा क्लियर नहीं करोगे। जब आप 10 पे क्लियर करके थोड़ा सा छोड़ भी रहोगे ना तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर आपका बच्चा 1 या 2 स्टेप भूलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहाँ मेमोरी पे काम होता है। आपको समझना है कि स्किल बेस्ड काम हो रहा है थेरेपी सेंटर में, ना कि आपके बच्चे के कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की हाँ बच्चे को चेंज कर देंगे, जिंदगी चेंज कर देंगे उसकी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लर्निंग दी जा रही है बच्चों को कि कैसे चीजों को अडॉप्ट करना सीखना है, कैसे लर्निंग लेना सीखना है, कैसे एनवायरनमेंट को फोकस करना सीखना है, कैसे सेल्फ एंगेजमेंट दिखाना है। ये सब बच्चों को सिखाया जा रहा है। और वो कैसे सिखाया जा रहा है?
वो लर्निंग के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेमोरी बननी नहीं और जबरदस्ती वो सेशन लेता है, फिर छोड़ता है, फिर सेशन लेता है, फिर छोड़ता है, फिर सेशन लेता है, फिर छोड़ता है, और उसका मेमोरी बनी नहीं पाती। और हमें लगता है हमने थेरेपी तो कराई, रिजल्ट नहीं मिला। वो रिजल्ट मिलेगा भी नहीं जब तक हम उसको एक प्रोसेस वे में लेके नहीं चलेंगे, एक रिदम में लेके नहीं चलेंगे, और ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे का एज गैप फिल करना है। मेरा बच्चा 5 साल का है लेकिन जो मेंटल एज है उसकी वो 3 साल की, तो आपको 2 साल तक अच्छे से फोकस करना है, तब जाके आपका बच्चा ग्रो करेगा। फिर आपके बच्चे की एज भी थोड़ी बढ़ रही होगी, तो आपको जितना जल्दी काम हो सकता है, जितना ज्यादा रिपीट हो सकता है उतना ज्यादा रिपीट करना। अदरवाइज क्या होगा कि रिपीटेशन मिलेगा नहीं बच्चे को, और बच्चा क्या करेगा, उसी चीज में फिक्स होता चला जाएगा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है। सेकेंडरी चीज कि आपका बच्चा जब किसी कमांड को सुनता है तो उस कमांड को कितना होल्ड रख पाता है, उस कमांड को कितना नोटिस कर पाता है। यानी होल्डिंग का मतलब समझते हैं वर्किंग मेमोरी। कोई बातें बोली आपने, कोई कमांड दिया आपने और उसको थोड़ा सा वेट किया आपने, वेट करने के बाद बोला आपने कि चलो बताओ मैंने क्या किया था, बताओ मैंने क्या बोला था, बताओ मैंने क्या करने के लिए बोला था। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है। तो वर्किंग मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझो। मेरी वर्किंग मेमोरी के ऊपर वीडियो है, और नहीं है तो शायद वीडियो आने वाली है। उस वर्किंग मेमोरी के ऊपर मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना और वर्किंग मेमोरी के ऊपर जरूर काम करना, ताकि आप अपने बच्चे के ऊपर अच्छे से काम कर पाए। दूसरी चीज ये कि जब भी हम कमांड देते हैं ना, तो कमांड देते समय हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो टोन है ना वो एक सिंपल होना चाहिए। हमारे टोन में पिच नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बहुत जोर से बोलते हैं, यहाँ आओ, क्या कर रहे हो, चलो जल्दी चलो। ये जब होता है बच्चे के साथ, तो बच्चा आपके वर्ड को ना सुनकर बस टोन सुन रहा होता है, आपके हाई टोन को सुन रहा होता है। वो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा होता है। यहाँ आओ, इधर आओ, क्या बोल रहे थे, क्या समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे हुए। आपको बताया था ना। ये सारी बातें जब बच्चे के साथ चल रही होती है, तो बच्चा आपके वर्ड को ना सुन के आपके टोन को सुन रहा होता है, बस आपके रिदम को सुन रहा होता है। उस रिदम में बच्चे के साथ क्या होता है, वो फियर बन जाता है। और फियर बनने के साथ क्या होता है कि बच्चा वो किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं करेगा जो आप चाहते। तो प्लीज आप इन सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखिए, आप इन सारे पॉइंटर को ध्यान में रखिए और उसी तरीके से काम कीजिए। आप ऐसी कोई भी चीजें ना कीजिए जो इसमें बताया गया हो, और आप अपने बच्चे के ऊपर जो चाहते हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो अच्छी थेरेपी करा रहे हैं, वो दिक्कत में आ जाए फिर से। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।